आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शहरियत तरमीमी कानून पर मुल्क में हंगामा बरपा है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से इस कानून पर मरकजी हुकूमत पर हमले जारी हैं। कांग्रेस भी काले कानून की हैसियत से इसकी मुखालफत कर रही है। इस बीच ऐवान में पास हो चुके इस कानून के बारे में कांग्रेस से ही मुतजाद बयान आना शुरू हुए हैं। कानून के माहिर और कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल सलमान खुर्शीद ने शहरियत कानून की मुखालफत को गैर आईनी करार दिया है। कपिल सिब्बल सलमान खुर्शीद के बाद अब हरियाणा के साबिक वज़ीर आला भूपेंद्र हुड्डा का हालिया बयान भी कांग्रेस की मुश्किलात में इजाफा करने वाला है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस इशू को लेकर कांग्रेस कंफ्यूजन का शिकार है और क्या वाकई में इस पूरे मामले पर जिस तरह से हंगामा बरपा है, ऐसे में क्या कांग्रेस में अब कहीं ना कहीं कांग्रेस एक तरह से मुनक़सिम है और बटी हुई है। आज प्राइम डिबेट में हम इसी पर चर्चा करेंगे और इसी को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। शहरियत तरमीमी कानून के आईनी हैसियत पर छिड़ी बहस। क्या रियासतें कर सकती हैं शहरियत कानून से इनकार? शहरियत कानून पर कांग्रेस में अलग अलग आवाजें। क्या कांग्रेस में CAA पर चल रहा है गौर फिक्र? में चैलेंज किया है। केरला सरकार की किसी रियासती हुकूमत की जानिब से मरकज के इस कानून के खिलाफ दायर करदा पहली पिटीशन है। दरख्वास्त में पासपोर्ट तरमीमी कवानीन 2015 और गैर मुल्की ऑर्डर 2015 को भी चैलेंज किया गया है। दरअसल आइन के आर्टिकल 131 हुकूमत हिंद और किसी भी रियासत के दरमियान किसी भी तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट को बुनियादी दायरे इख्तियार देता है। CAA को चैलेंज देने वाली कम से कम 60 अर्जियां अदालत में ज़ेरे इल्तिवा हैं, लेकिन किसी रियासती हुकूमत की जानिब से केरला ने पहली पिटीशन दाखिल की है। केरला हुकूमत ने अपनी दरख्वास्त में इस कानून को दस्तूर के तहत दिए गए मसावात, आजादी और सेकुलरिज्म के उसूलों के खिलाफ करार देने की भी ख्वाहिश की है। इस तरह केरला पहली रियासत थी जिसने असेंबली में भी इसके खिलाफ करारदाद मंजूर की। केरला के बाद पंजाब सरकार भी शहरियत कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी है। जाहिर है मुतनाज़ा कानून पर कांग्रेस के सीनियर लीडरों के मुतजाद बयानों से कांग्रेस की CAA मुखालिफ मुहिम को झटका लग सकता है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की दूसरी रियासती सरकारें क्या इस कानून को लागू करती हैं या फिर इसकी मुखालफत करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो एक तरफ शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ लगातार एहतजाज हो रहा है और इस एहतजाज का दायरा वसी होता जा रहा, दायरा जो है रोज बरोज एक तरह से बढ़ता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जिस तरह से वो कांग्रेस की तरफ से मुतजाद बयानात आना शुरू हुए हैं। कांग्रेस के बड़े लीडर लगातार अब इस पर मुतजाद बयानबाजी हो रही कांग्रेस की तरफ से। सवाल यही उठ रहा है कि क्या कांग्रेस में कंफ्यूजन है इस इशू को लेकर, क्योंकि लगातार जिस तरह से एहतजाज हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसमें कांग्रेस भी शामिल हो रही थी। लेकिन हालिया कुछ दिनों में जिस तरह से कांग्रेस के बड़े लीडर, चाहे कपिल सिब्बल की बात करें, सलमान खुर्शीद की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, अब ये लोग कहीं ना कहीं जो इनके बयानात इस इशू को लेकर आए हैं, ये अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या इस इशू पर कांग्रेस बटी हुई है, कांग्रेस से एक तरह से मुनक़सिम हो गई है। और यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या शहरियत तरमीमी कानून को लेकर कांग्रेस में ही सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, या आखिर कांग्रेस इस इशू के बारे में क्या वाकई में अब कुछ और गौर फिक्र कर रही है। इसी पर हम आज प्राइम डिबेट में बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराता हूं। मेरे साथ अनीता अग्रवाल जी, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की। इनके अलावा ताहिरा हसन साहिबा समाजी कारकुन है, महिलाओं के लिए बहुत काम करती हैं और इस इशू पर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही ताहिरा हसन साहिबा। अफजल अब्बास साहब JDU लीडर हैं। इनके अलावा इरशाद अहमद साहब भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। महमूद पराचा सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। जो मेहमान मेरे साथ जुड़े सभी का बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले ताहिरा हसन साहिबा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। ताहिरा जी, लगातार हम देख रहे हैं कि एक महीने से ज्यादा इस इशू को हो गया है और लगातार जो प्रोटेस्ट और जो एहतजाज या जो मुजाहरे हो रहे हैं, उनका सर्किल, उनका दायरा लगातार अब बढ़ता जा रहा है। शहर शहर दिल्ली के शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि अगर इस इशू के
संवैधानिक जो उसका स्टेटस है, उसकी जो हैसियत है, अगर उसकी हम बात करें तो इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अब कांग्रेस में भी एक तरह से मुतजाद बयान आ रहे हैं, भटकाने वाले बयान कांग्रेस की तरफ से इस इशू को लेकर आने लगे हैं। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस के बयान जो हैं बड़े शर्मनाक हैं। एक तरफ उनके सीएम जो है पंजाब के, वो इसको कहते हैं कि नो सीए, नो एनआरसी, उधर से ये कहते हैं कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि जाहिर है इसको पार्लियामेंट से पास किया गया है। मेरा कहना है कि जब ये हमारे देश के आइन में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ज़ेर क़यादत में बना, जिन्होंने सब चीज़ों को बड़े कायदे से देख के समझ के बनाया, उसमें ये कहा गया कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हमारा तो यही कहना है कि जो भी प्रोसिक्यूट किए जा रहे हैं, जिनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है, सबको दीजिए ना। सही। उसमें आपने एक धर्म को हटा क्यों दिया? और दूसरी बात, 1838 में जब शिकागो में 1838 में जब शिकागो में खड़े होकर विवेकानंद कह रहे हैं कि आई एम ए प्राउड इंडियन, कि हमारा देश किसी भी जात धर्म को बिना देखे कोई भी प्रोसिक्यूट किया जाए उसे अपने देश में शेल्टर देता है, हम वो देश हैं, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम हुई? हम तो सीएए को फॉलो ही कर रहे थे। जो इन्होंने बना के एक धर्म हटा दिया, हम तो सबको दे रहे थे जो भी प्रोसिक्यूट। आप घुसपैठियों को हटाइए, कौन अलग है आपसे? जिसको आप सोचते हैं कि आप बाद में आपके यहाँ आए, आपके सिटीजन नहीं है, उनको हटाइए। किसने आपको मना किया इसके लिए? आप कर सकते हैं। और फिर आपने एक ये भी कहा कि 1 मिनट मैं लूंगी, ये भी कहा आपने, 1 सेकेंड, कि आपने ये भी कहा कि धर्म के बिना पे डिवीजन हुआ। कैसे हुआ है भाई? 1948 में जो जयपुर में कांग्रेस सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें पटेल ने कहा था कि सेकुलर कंट्री बनाने के लिए वी आर डेडिकेटेड। 1950 में पटेल ने फिर कहा था, वो पटेल जिनको सब मानते हैं, सब गोद में लेकर टहल रहे हैं, उन पटेल ने कहा था कि हर मुसलमान को यह महसूस कराना हमारी जिम्मेदारी है कि वो इस देश का सिटीजन है और इक्वल राइट है उसका, जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी दिए हैं। मेरा कहना है कि सीए की जरूरत क्या? नहीं तो फिर आप समझाइए ना, फिर हमें बताइए कि हम इसलिए लाए हैं। हम तो नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। हम तो दे ही रहे हैं सबको। हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है कि तो हम जो भी प्रोसिक्यूटेड है दे रहे हैं। हमने कब कहा घुसपैठी को ना हटाओ? हमने कब कहा जो गलत तरीके से देश में आ गए हैं उनको ना हटाओ? उनको हटाइए आप। लेकिन आप अपने लोगों में तो ये पैदा करिए, उन्हें बताइए कि भाई ऐसा है, और उसमें से एक धर्म को हटाने की क्या बात है? जो भी प्रोसिक्यूटेड है, हमने तस्लीमा नसरीन को दिया, हमने अदनान साहिनी को दिया, जब वो प्रोसिक्यूटेड, जब वहां पे डिस्क्रिमिनेशन फील कर रहे थे। तो हमारे देश की ये खूबसूरती है, ये कोई आज की नहीं है। 1838 में विवेकानंद कह रहे हैं शिकागो में। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान तो हमेशा जाना गया जोड़ने के लिए, कभी हिंदुस्तान ने तो तोड़ने की बात की ही नहीं है। भारत की यही तो खूबी रही है, यहां के कल्चर की, यहां के तमाम धर्मों की। इस बीच मेरे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ गए। डॉक्टर अमित सिंह हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और इनके अलावा इरशाद अहमद साहब हैं, कांग्रेस लीडर हैं। डॉक्टर अमित, आपका भी और इरशाद साहब आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं इरशाद साहब सीधे सीधे आप ही के पास आना चाहूंगा। ताहिरा हसन साहिबा ने जो बात कही है उसी के आगे हम बात करेंगे, और खास तौर से इरशाद साहब, जिस तरह से कांग्रेस के अंदर अलग अलग बयान आ रहे हैं इस पूरे इशू को लेकर। शुरू से कांग्रेस कहती रही कि ये काला कानून है, ये मुल्क के हक में नहीं, यहां के लोगों के हक में नहीं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब एक सपोर्टिव जो बयान आ रहा है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता नजर आ रहा है इस कानून को। जिस तरह से कपिल सिब्बल का बयान आता है, भूपेंद्र हुड्डा का बयान आता है, सलमान खुर्शीद का बयान आता है। क्या इरशाद साहब कांग्रेस में इस इशू को लेकर कंफ्यूजन है क्या? नहीं, कहीं नहीं है, बल्कि इन तीनों लोगों ने ये हर वक्त कहा है, अभी भी कहा है। कल का बयान है कपिल सिब्बल साहब का कि सीएए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और सबने माना है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब जो जहां तक बात है स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने असेंबली में पास कराया है रेजोल्यूशंस, उसमें थोड़ा बहुत मतभेद जरूर हुआ है, लेकिन बाद में मान गए हैं वो लोग भी, कपिल सिब्बल साहब, सलमान खुर्शीद साहब और हुड्डा साहब के उसमें बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो कानून है सीएए,
इस पे किसी मुत्तफिक राय है, सिर्फ उनका कांग्रेस का नहीं, बाकी तमाम पार्टियों का मुत्तफिक राय है बीजेपी को छोड़ के कि इवन अकाली दल ने कहा है कि मुसलमानों को उसको ऐड करना चाहिए। लिहाजा मुल्क कांग्रेस तो फुल फ्लेज पहले दिन से ही सीएए का पूरी शिद्दत के साथ अपोज कर रही है और अपोज करती रहेगी। और जब सुप्रीम कोर्ट को 22 तारीख को सुनवाई भी होने वाली है, उसमें कई पिटीशन में कांग्रेस के कई वकील भी हैं। लिहाजा कांग्रेस कहीं कंफ्यूज नहीं है, कांग्रेस तो एकदम साफ सुथरी बात कर रही है कि ये सीए कानून इस मुल्क के लिए गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के खिलाफ वर्जी करता है। लिहाजा मुझे पूरी उम्मीद है और कांग्रेस को भी उम्मीद है, बाकी हिंदुस्तान के मुल्क के तमाम अवाम को यकीन है कि 22 तारीख को स्टक डाउन हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इसकी बुनियाद में जहां सब मजहबों का नाम लिख दिया है, कह दिया है, सिर्फ एक मुसलमान को नहीं लिखा है। तो ये और सिर्फ 3 कंट्री बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ऐड किया है, श्रीलंका उसमें ऐड नहीं किया, बर्मा उसमें ऐड नहीं किया, यानी कि म्यांमार उसमें ऐड नहीं किया। लिहाजा ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन है और इस प्रोविजन को जाना चाहिए। मुझे तो कहना चाहता हूं कि जिस तरह पूरे मुल्क में तहरीक चल रही है, उस तहरीक को मान के मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को ही इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी कुछ और कहते हैं, उनके होम मिनिस्टर कुछ और कहते हैं। लिहाजा ये सीए को कांग्रेस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबने कहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको सरकार को खुद ब खुद स्क्रैप कर देना, रिपील कर देना चाहिए, और नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट तो रिपील कर ही देगी, स्टक डाउन कर देगी, ऐसा उम्मीद है मुझे। ठीक है। अनीता अग्रवाल जी, एक तरफ कांग्रेस की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं, उनके जो सीनियर लीडर है उनकी तरफ से बयान आते हैं, और दूसरी तरफ आपने इरशाद साहब को सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इससे पहले भी हमने अनीता जी देखा है कि जाहिर सी बात है इस इश्यू पर सवाल उठ रहे हैं, अपोजिशन की तरफ से लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी 370 की हम बात करें, 3 तलाक की बात करें, कांग्रेस की तरफ से कंफ्यूजन रहा इससे पहले भी, और अब फिर उस तरह की आवाज उठ रही है। हालांकि पार्टी लगातार यही कह रही कि उनके यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने तो हमेशा कंफ्यूजन पैदा किया ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि जो ये कह रहे हैं कि मुसलमान को नहीं रखा बाकी सबको रखा है, आप ये बताइए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश वो खुद ही एक बहुसंख्यक मुसलमानों की ही कंट्री है, और उस वहाँ पे ये है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं जो वहाँ पे प्रसारित हो रहे हैं, क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ था तब दोनों ही पक्षों में एक बात हुई थी कि जहाँ जो अल्पसंख्यक है उसको पूरी तरीके से हर तरह की नागरिकता दी जाएगी, सब कुछ देगा, उनको हर तरह से सुख सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन जहां पे यहाँ पे वहां पे 3% आ जाएगा, जो 30% थे आज 3% रह गए हैं। यहाँ पे जो 8-9% थे वो आज कम से कम 20% हो गए हैं। तो ये कम से कम हमारे यहाँ भारत में पूरी तरीके से उसको फॉलो किया गया है, बाहर के देशों में फॉलो नहीं किया गया। तो ये कहा गया है कि जो वहां प्रताड़ित होंगे, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वो लोग यहाँ पे उनको नागरिकता मिल सकती है। अब उसमें ये लोग ये कह रहे हैं मुसलमानों को नहीं जोड़ा गया। मुसलमानों को इसलिए नहीं जोड़ा गया क्योंकि वो खुद ही बहुसंख्यक कंट्री है, मुसलमानों की कंट्री है, वहां पे कहाँ उनको प्रताड़ित किया जाएगा। प्रताड़ित तो अल्पसंख्यक लोग हो रहे हैं ना, इस वजह से उनके लिए कहा कि जो यहाँ आ चुके हैं उनको, और ये सीए आज का नहीं है, पहले से चला आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो हम सीए का जो कांग्रेस जो कंफ्यूजन पैदा किए हैं, वो खुद एक कंफ्यूज पार्टी है, उसके बाद दूसरों कंफ्यूज पैदा किए। वो आपको देख ही रहे, हर नेता अलग अलग, और पार्लियामेंट में विपक्ष पूरा था जब ये एक्ट बना है, पूरे विपक्ष के लोग थे, सबके बीच में एक्ट बना है, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी पारित हुआ है। उसके बाद केवल भ्रम पैदा करना, गुमराही करना, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है कि जो भारतीय है वो भारतीय ही रहेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, वो किसी भी धर्म का हो। भारतीय जो है उसको कहीं कोई डर है ही नहीं, वो तो वही भारतीय है, चाहे किसी भी धर्म का हो, क्योंकि धर्म के आधार पे तो सीए नहीं हो रहा। ये तो केवल इसलिए हो रहा है जो हमारे यहाँ ये मनमोहन सिंह जी ने भी उस समय कहा था कि उन लोगों को नागरिकता दी जाए। एक बार महात्मा गांधी देखिए, मैं इस पे अभी काउंटर नहीं करना चाह रहा हूं, मैं इस पर अभी काउंटर नहीं करना चाह रहा हूं। ताहिरा हसन साहिबा भी इस पर जवाब देना चाह रही है, लेकिन मैं उससे पहले डॉक्टर अमित सिंह को जोड़ लेता हूं। डॉक्टर अमित सिंह जी, जाहिर सी बात है कि लगातार जो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर कंफ्यूज कौन कर रहा है?
सरकार कंफ्यूज कर रही है, या जिस तरह के बयान अब कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं, क्या अपोजिशन कंफ्यूज कर रहा है या फिर सरकार? कहीं ना कहीं अवाम तो कंफ्यूज हो रहे हैं इस इशू को लेकर। देखिए, परेशानी ये है कि अभी वर्तमान में मुझे ऐसा लगता है कि जो राजनीतिक दुकान चला रहे हैं और मुख्यतः अभी जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं जनता को कंफ्यूज करती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि 2003 में मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में खुद रिक्वेस्ट की थी कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको नागरिकता देने को लेकर सरकार कानून बनाए, और उन्होंने आडवाणी जी से रिक्वेस्ट किया था। 2005 में ममता बनर्जी ने भी लगभग इन्हीं बातों पर सरकार से निवेदन किया था, और उसके बाद उन्होंने जो कुछ कागजात थे वो फाड़कर स्पीकर के चेहरे पे यानी उछाले थे। उसके बाद 2012 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का काजीकोड में सालाना जलसा होता है, अधिवेशन होता है, उसमें भी वो लोग एक रेजोल्यूशन पास करते हैं और उसमें बोलते हैं कि अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको नागरिकता देनी चाहिए, सरकार को उनको एकोमोडेट करना चाहिए। और वर्तमान में सलमान खुर्शीद जी कांग्रेस के जाने माने नेता हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, पेशे से वकील हैं, और कपिल सिब्बल भी पेशे से वकील हैं। तो जिस प्रकार से कांग्रेस अभी जनता को कंफ्यूज कर रही है कि 2003 में मनमोहन जी अगर गलत थे तो ऐसे गलत व्यक्ति को उन्होंने फिर 2004 में प्रधानमंत्री क्यों बनाया, या जो इतने सीनियर वकील हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी या संवैधानिकता को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, वो अगर इसका समर्थन कर रहे हैं और बाद में पार्टी के कहने पर या प्रेशर में अपने बातों से बैक ट्रैक कर जाते हैं, तो मुझे लगता है उसको समझना पड़ेगा। प्लस कई हमारे एक पैनलिस्ट ने आर्टिकल 14 का जिक्र किया और उन्होंने बोला कि समानता के अधिकार का हनन है। तो पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर संविधान की बात करें और संवैधानिक अधिकारों की बात करें तो हमारे संविधान में अधिकारों की जो बात है वो सभी नागरिकों को समान अधिकार नहीं है, उसमें कई तरह की कैटेगरी बनाई गई हैं। फॉरेनर्स को भी कई प्रकार के अधिकार नहीं मिलते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है वो उनको मिलता है। आर्टिकल 14 में भी कई ऐसी बातें आती हैं जो समानता के अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 केसेस का उदाहरण देना चाहूंगा। बुद्धन चौधरी बनाम बिहार 1955 का एक केस है, रामकृष्ण डालमिया केस जो कि 1958 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि आर्टिकल 14 के मद्देनजर अगर तर्कों के आधार पर सरकार किसी भी तरह का कानून लाती है और उसको वो डिफेंड करती है सही तर्कों के आधार पर, तो ऐसा कानून किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। तो मुझे लगता है हमारे जितने भी पार्टी के लोग हैं उनको पहले तो अपना इतिहास खंगालना चाहिए और फिर संविधान को देखना चाहिए कि संविधान कई मुद्दों पर, चाहे आर्टिकल 14 हो, 15 हो, आर्टिकल 19(1)(b) की भी बात हो जिसमें फॉरेनर विदेशियों के अधिकारों की बात आती है, तो वो देखे और कई ऐसे केसेस देखे जिसमें तार्किक आधार पर किसी भी तरह का कानून लाना। ठीक है डॉक्टर अमित, इस पर हम आगे भी हम बात करेंगे, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। और जाहिर सी बात है लगातार जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन या जो अपोजिशन पार्टियां वो तो लगातार कह रही हैं कि सीएए का तो अपोज ही नहीं कर रहे हैं, सीएए का तो अपोज नहीं किया जा रहा, अपोज तो एनआरसी और एनपीआर का किया जा रहा है। मैं इस पर आगे भी बात करूंगा। ताहिरा जी भी आपने जो बातें की उस पर उसका जवाब देंगे, इरशाद साहब जवाब देंगे। अफजल अब्बास साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं अफजल अब्बास साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। अफजल अब्बास साहब, सवाल यह उठ रहा है कि आज अकाली दल का बयान आया, अकाली दल कह रही कि जो सरकार ने कदम उठाया ये सही नहीं है, इसमें मुसलमानों को अलग रखा गया है, इस वजह से ये कदम सही नहीं है। इससे पहले आपकी पार्टी यानी जेडीयू ने और नीतीश कुमार जी ने कहा कि एनआरसी हम बिहार में लागू नहीं होने देंगे। इसके अलावा कई और अपोजिशन की जो स्टेट है वहां पर भी एक तरह से सवाल इस पूरे इशू पर उठाया गया, और कहीं ना कहीं एनडीए की जो हलीफ पार्टियां हैं, जो अलाइज है एनडीए की, वो भी अब सवाल इस पर खड़े कर रही हैं। जी अबू हुरैरा साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने सपोर्ट किया, बिल्कुल आईने को झुटलाया नहीं जा सकता। हमने लोकसभा में भी और राज्यसभा में दोनों जगह
कैब का समर्थन किया जो आज सीए बना है। लेकिन कैब के समर्थन हम एनडीए के पार्टनर होने के बावजूद भी कुछ ऐसी पार्टियां थी जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया, लेकिन बाद में उन लोगों ने भी एतराज किया है। हम तो यही कह रहे हैं कि सीए से, कैब से, जहां तक मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में जितने जो प्रोसिक्यूशन माइनॉरिटीज के लोग आए हैं, हिंदुस्तान में 33-35 हजार जो लोग भी आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, बिल्कुल उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। जाहिर सी बात हिंदुस्तान में रह रहे हैं, इससे किसी को एतराज नहीं है। मैंने बारहा आपके चैनल पे मैंने कहा है कि सवाल इस बात का नहीं है, सवाल है कि अब कैब का मामला या सीए का मामला दब गया है, ये बल्कि हिडन हो गया है। मसला है कि एनआरसी के जरिए 14 लाख हिंदुओं जो का एनआरसी में नाम नहीं, रजिस्टर में नाम नहीं है, और 5 लाख मुसलमानों को एक्सक्लूड और हिंदुओं को एक्सक्लूड किया गया है। इनका क्या होगा? इनके लिए सरकार क्या मतलब कदम उठाएगी? क्योंकि अमित शाह जी का बयान पहले भी आ चुका था कि हम हर एक वहां के बांग्लादेश, कल भी मैं एक सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कि अमित शाह जी ने कहा कि हर हालत में वहां के हिंदुओं को हम नागरिकता दिलाएंगे जो बांग्लादेश से आए। कंफ्यूजन यहां पे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी तक इस पे एनआरसी पे चर्चा हुई नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि एनआरसी मुमकिन नहीं है। आप ये बताएं, 3 करोड़ की आबादी में एनआरसी कराने में 1600 करोड़ रुपया खर्च होता है, तो 130 करोड़ का एनआरसी कराने में कितना खर्च होगा, यह भी देखने की बात है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कुछ लोगों का सर्वे भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, वहां 33,000 हिंदू निकल गए। या हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, मसला है कि गरीब आवाम जो है, अगर एनआरसी लागू किया जाएगा देश स्तर पे तो वो बहुत परेशान होगी। सीए में अगर सीए पे एतराज हमको भी है क्योंकि हमने वोट किया है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन जिस तरह से देश स्तर पे ये एहतजाज जारी है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने भी कहा, इसमें विचार करनी चाहिए। अगर विचार करने में कोई गुनाह तो है नहीं, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, एनडीए के लोगों को बुलाइए, क्योंकि एनडीए की पार्टनर शिवसेना भी इसका विरोध कर रही है पहले उसके बाद से अकाली दल भी, हम लोग ने भी एतराज किया है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि देश हित में बहुत अच्छा पैगाम नहीं गया है। इसलिए बीजेपी के लोग को भी, खास करके नरेंद्र मोदी साहब को, इसने पहल करके इस मसले को एज सुन एज पॉसिबल इसको हल करना चाहिए। देखिए एहतजाज इतना हुआ, शाहीन बाग से शुरू होते हुए दिल्ली के कई सड़कों पे शुरू हो गया ये, तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। आवाम अपनी बात रख रही है। मैं समझता हूं कि इसमें जल्द से जल्द सरकार पहल करे और इसको सॉर्ट आउट करे। हम सीए का विरोध नहीं कर रहे। मैं फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थियों का हम वेलकम करें, उनको नागरिकता देनी चाहिए, मेरा कर्तव्य बनता है। बिल्कुल ताहिरा हसन साहिबा, आपने सभी जो पैनलिस्ट हैं उनको सुना और खासतौर से अफजल अब्बास साहब ने जो बात कही, आपने देखा कि एनडीए की जो पार्टियां अब धीरे धीरे वो भी एक तरह से नाखुश हो रही हैं। चाहे हम एलजेपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, अकाली दल आज ले लीजिए, दिल्ली में उनका एक तरह से इत्तेहाद नहीं हो पाया है, अलायंस नहीं हो पाया, सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया, और उस पर अकाली दल ने यह भी कहा है कि जो सीएए का इशू है उस पर वो डरी हुई है कि अगर बीजेपी के साथ जाएगी तो उन्हें नुकसान हो सकता है। मतलब जो एनडीए की पार्टियां वो भी अब खतरा महसूस कर रही हैं, लेकिन आखिर सरकार पर दबाव क्यों नहीं बन रहा है? सरकार अपने कदम पीछे हटाना क्यों नहीं चाह रही है? नहीं, देखिए मुझे लगता है इलेक्टेड सरकार है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है, इनको बैठ के, जैसे भी हमारे एक साथी ने कहा था, इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि लोग अगर घबराए हैं तो क्या हैं, और मासेस में रीच करना चाहिए, इनको जाके बताना चाहिए। एक बात मैं क्लियर कर लूं अबू हुरैरा साहब कि ये जो बार बार हो रहा है जगह जगह जो प्रोटेस्ट भी मैं देख रही हूँ, एनआरसी या सीए, ये कोई मुस्लिम इशू नहीं है। ये मैं बार बार कह रही हूँ, हम संविधान की बात कर रहे हैं, तो इसको बिल्कुल पोलराइज ना किया जाए, और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है अपनी मफाद के लिए, लिल्लाह रुक जाए अपनी जगह पर। ये हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। अभी हमारे एक साथी पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा नहीं, इक्वालिटी की बात नहीं, शायद यही कहा मैंने जो समझा हमारे संविधान में, मैं बिल्कुल उनसे एग्री नहीं करती हूं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का सबसे खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी देता है सबको, सिख, हिंदू, मुस्लिम, दलित, सबको इक्वालिटी देता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन महिलाओं को किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। सबसे खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का,
तो उस कॉन्स्टिट्यूशन पे तो बिल्कुल मैं कहती हूं कोई उंगली उठाना नहीं चाहिए, वो उठ भी नहीं सकती वो उंगली। बहुत समझ सोच के और बहुत गहन अध्ययन के बाद और बहुत देख के बना है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सदारत में, उसमें महिलाएं भी थी। तो आप ये समझिए कि हम इसको समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, क्वालिटी की बात है, बैठ के बात हो सकती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इस पे नजर कर सकती है। और लेकिन मैं फिर कहूंगी कि पॉलिटिकल पार्टीज भी जो हैं वो इसके साथ गेम ना करें। अपोजिशन को भी खुल के सामने आना है, जो भी वो कहें वो खुल के कहें, कई जैसे कहते हैं कई जबानों में बात ना करें। जनता जो है भ्रमित हो जाती, कई जबानों में बात ना करे, एक जबान में बताइए ना आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और अपनी जनता को समझाइए। कितने लोग जो हमारे यहाँ महिलाएं हैं, दलित हैं, हमारे मजदूर हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन तक पहुंचना है, उन तक पहुंचिए। सही। अनीता जी जो बात ताहिरा जी जो बात कह रही है, अनीता अग्रवाल जी, क्या आपको नहीं लगता है कि मिलकर बैठकर बातचीत इस पर हो सकती है, मसले का हल निकल सकता है? शर्त इतनी कि सरकार को आना होगा इन लोगों के पास, जिन लोगों में एक डर है, एक बेचैनी है, देखिए जो कंफ्यूज हैं जो लोग, उनके पास सरकार को आना होगा। बिल्कुल। देखिए सरकार सब जगह जा रही है, सब जगह जगह रैली हो रही है, कार्यकर्ता सब निकल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और सब समझ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं समझ रहा। ये सबको मालूम है कि 2014 तक जो बाहर के आए व्यवस्थापित लोग हैं उनको नागरिकता दी जानी है। ये आज का नहीं, पुराना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोग इसको समझ रहे हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम की कहीं कोई बात नहीं है। अनीता अग्रवाल जी, इसके तो अगेंस्ट कोई नहीं है, कोई इसका इशू नहीं है। अनीता अग्रवाल जी, ये तो इशू ही नहीं है। अनीता अग्रवाल जी, इसके तो अगेंस्ट कोई नहीं है। अभी बहुत तफसील से अफजल अब्बास साहब ने बताया, अफजल अब्बास साहब ने बहुत तफसील से बताया कि कोई इसके अगेंस्ट नहीं है। ताहिरा जी ने भी बताया कि इसके अगेंस्ट कोई नहीं है। अगर कोई कमजोर है, कोई परेशान है, उसे आप नागरिकता दे रहे हैं तो कोई उसका अपोज नहीं कर रहा है। यहां मसला एनआरसी का है, एनपीआर का इशू है। तो लोगों को समझाया जा रहा है, जगह जगह अमित शाह जी की रैलियां हो रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ये चीज साफ एक चीज कही है कि इसमें कंफ्यूजन केवल विपक्ष के लोग पैदा कर रहे हैं। जो विपक्षी लोग हैं वो अपने को हाईलाइट करने के लिए, अपने वोटों के लिए राजनीतिकरण कर रहे हैं, वो गलत है। अब विपक्ष जो है हमेशा गुमराह कर रहा है, भ्रम पैदा कर रहा है। ठीक है, मैं इरशाद साहब से इसका जवाब लूंगा। हम लोग जो है इरशाद अहमद साहब बार बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस पे कहीं ना कहीं अपोजिशन जो है वो साथ खड़ा है। बार यही इल्जाम लगाया जाता है। इरशाद साहब, विपक्ष का ही देखिए ऐसा है कि केवल सबसे विपक्ष बड़ा गुमराह कर रहे हैं, सबको मालूम है। हिंदुस्तान सरकार का के बिल्कुल गृह मंत्री कर साफ रहे है और हैं, साफ क्योंकि लगातार वो कहते हैं कि आप सीएए और एनआरसी को मिला के देखिए। लिहाजा मैं कहना चाहता हूं ये कि सबसे बड़ा भ्रम जो पैदा कर रहे हैं इस मुल्क में, वो कर रहे हैं होम मिनिस्टर, ये अमित शाह जी कर रहे हैं ये, क्योंकि वो जगह जगह एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं कि सीए और एनआरसी मिलाए करे। अगर सीए पे वाकई किसी को एतराज नहीं है, वैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो भी, क्योंकि अभी हमारे दोस्त ने जिक्र किया था कि उन्होंने अपने मनमोहन सिंह साहब ने तमिलनाडु के उन्होंने म्यांमार के लिए भी कहा था, उसका क्यों नहीं जिक्र कर रहे हैं आप? लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं, मैडम दिक्कत है, बहुत सी दिक्कतें हैं, मैं जवाब दे दूं आपको। बहुत सी दिक्कतें हैं, लेकिन अरे भैया जो भारतीय है उसको डरने की क्या जरूरत है? जब हम भारत के एनआरसी में बहुत सारी दिक्कतें हैं। मुल्क के लिए परेशानी पैदा करेगा और गरीबों के लिए करेगा। वो मुसलमान हिंदू नहीं, सबके गरीब लोग हैं उनको परेशान करेगा वो, क्योंकि गरीब लोग जो हैं हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है। बिल्कुल, और वो डॉक्यूमेंट उनसे कह देंगे आप गरीबों तक ही गई है, कहेंगे कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं है, गरीबों तक गई है, क्या गरीबों को चाहे वो हिंदू हो मुसलमान। ठीक है, मैं अफजल अब्बास साहब, इरशाद साहब बात हो गई। अनीता जी, अनीता अग्रवाल जी बात हो गई। मैं अफजल अब्बास साहब से छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूँ, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है। अनीता अग्रवाल जी मुझे सुन पा रही हैं? अब खामोश हो जाइए। इरशाद साहब बात हो गई, इरशाद अहमद साहब बात हो गए, अनीता जी आपकी बात हो गई। अफजल अब्बास साहब छोटा सा रिएक्शन आपका, आप जो कहना चाह रहे थे, उसके बाद मुझे फिर ब्रेक पर भी जाना है जी। नहीं, मैं अनीता अग्रवाल जी से नुकसान, देखिए
एनआरसी से प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इससे इनकार नहीं किया था। आप बताइए, अब हम लोग गांव देहात के रहने वाले, बिहार में सीमांचल में बाढ़ जो है, बाढ़ जब आती है तो पूरा गांव का गांव बह जाता है, किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है, कहां से लाएगा रिकॉर्ड वो? तो ये प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ना। पीएम की योजना थी, वो गरीबों तक ली गई कि नहीं ली गई? किसी ना किसी ब्याह पे ली गई ना, किसी ना किसी कार्ड पे ली गई कि अपने आप घर में पहुंच गई? आप कब से मांग रही हैं? गरीब से गरीब व्यक्तियों को दी गई है, गरीब से गरीब व्यक्तियों को दी गई है। तो फिर 14 लाख, शौचालय भी लिया, उज्ज्वला भी, गैस भी लिया, आसाम में 19 लाख, तो 19 लाख तो क्या उन्होंने वो यहाँ के थे तभी तो लिया गया? 19 लाख लोग आसाम से कैसे निकल गए? हम ये अपनी बातचीत जारी रखेंगे। मुझे कमर्शियल ब्रेक लेना है, बहुत छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर इस इशू की आईनी हैसियत क्या कुछ है। कई रियासतें कह रही कि वो अपने यहां एनआरसी लागू नहीं करेंगी। सीएए पर केरला में और पंजाब में करारदाद एक तरह से पास की गई है, लेकिन उस पर भी कांग्रेस में अलग अलग आवाजें उठ रही हैं। इसकी आईनी हैसियत क्या कुछ है उसे भी हम समझेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। लगातार हम बात कर रहे हैं शहरियत तरमीमी कानून को लेकर, जिस पर हंगामा बरपा है और लगातार एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला दराज होता जा रहा है और इसका दायरा भी रोज बरोज एक तरह से बढ़ता ही जा रहा है। लोगों में एक बेचैनी और डर है और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर यह मसला हल कैसे होगा। सरकार की तरफ से अपोजिशन लगातार कहती है कि कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है, लेकिन हालिया जो बयान कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के सीनियर लीडरों की तरफ से आ रहे हैं, अब कहीं ना कहीं ये बयान भी अब कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि आखिर इस मसले को लेकर कांग्रेस के अंदर क्या कुछ चल रहा है। इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद डॉक्टर अमित सिंह आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर अमित, जिस तरह से अगर इस पूरे इशू के संवैधानिक स्टेटस की अगर हम बात करें, आईनी हैसियत की अगर हम बात करें, क्योंकि कई रियासतें अब तक कह चुकी हैं, कई स्टेट हैं जो कह चुके हैं कि इसे हम अपने यहां एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे, या सीएए की बात करें तो केरल और पंजाब ने रिजोल्यूशन बाकायदा असेंबली में पास किया है। तो इसके स्टेटस की अगर हम आईनी हैसियत की, संवैधानिक जो इसकी हैसियत है उसकी अगर हम बात करें तो उसे किस तरह से देखा जाए? क्या कुछ ऑप्शन जो स्टेट है उनके पास क्या कुछ ऑप्शन रहता है इस इशू को लेकर? देखिए, कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने ये पूरा मसला है और कोर्ट आने वाले कुछ दिनों में इसके ऊपर अपनी राय रखेगा। लेकिन अगर संविधान की बात करें और अगर अपनी संघीय व्यवस्था की बात करें तो हम लोगों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कुछ चीजें बांटी हैं। जो नागरिकता का मसला है वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है और केंद्र सरकार ही लोगों को नागरिकता देती है। हम भारत के नागरिक होते हैं, ना कि किसी राज्य के नागरिक होते हैं। तो इसलिए सीएए और एनआरसी अलग है। और आपने भी बोला कि सीएए को लेकर किसी का कोई विरोध नहीं है, एनआरसी को लेकर लोगों के विरोध हो सकते हैं। लेकिन अभी जो बात निकली जिसमें संविधान की बात आती है या फिर ताहिरा जी ने बोला, तो देखिए, यानी मैं अपना पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर यहाँ नहीं लगाना चाहता, लेकिन हमारे संविधान में पॉजिटिव और नेगेटिव फंडामेंटल राइट्स दोनों हैं और कई फंडामेंटल राइट्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं और इसलिए सारे चीजों को एक ही तराजू में तोलकर नहीं देखा जा सकता। और आर्टिकल 14 में जो समानता के अधिकार की बात आती है, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में कई तरह के केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कई बार राय दी है और उसमें यह भी बोला गया है कि सरकार तर्क के आधार पर अगर कुछ ऐसा कानून बनाए जिससे कुछ लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा तो उसमें किसी भी तरह का संवैधानिक मसला नहीं आता है, वो आर्बिट्री नहीं होता है। आर्बिट्री को भी इन लोगों ने 1968 में एक केस के माध्यम से उसको क्लैरिफाई किया था। तो इसलिए जब संविधान के तौर पर हम चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कानूनी दांव पेच अगर समझेंगे, पुराने कई केसों को निकालेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हवा में कोई भी फैसला नहीं देता, पुराने केसों का हवाला देते हुए, उस रूल को अच्छे से पढ़ते हुए, पॉजिटिव नेगेटिव को जानते हुए ये देता है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद साहब ने बोला कि जो उनके खुद के राज्य पंजाब और केरल जिस तरह का रेजोल्यूशन ला रहे हैं वो कहीं ना कहीं संविधान या सुप्रीम कोर्ट के सामने टिकता नहीं है, कि नागरिकता सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के हक में जाता है। ठीक है।
मैं इरशाद साहब जो बात यहाँ पर डॉक्टर अमित सिंह कर रहे थे, इरशाद साहब जिस तरह से शहरियत कानून को लेकर कांग्रेस में अलग अलग बयान आ रहे हैं, ऐसे में लगता तो यही कि कांग्रेस में कुछ गौर फिक्र इस पर चल रहा है, वरना इस तरह के बयान नहीं आते। और इससे पहले भी हमने देखा कि कई ऐसे नेशनल इश्यूज हुए जिस पर अपोजिशन को एतराज था, लेकिन खासतौर से कांग्रेस में हमने देखा कि उसमें कांग्रेस पार्टी बटी हुई थी और इस इशू पर भी अब कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है। नहीं, सीएए पे तो नहीं बटी हुई है। सीएए पे सबकी राय एक ही है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए चैलेंज कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में। अगर समझ में आता कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो क्यों करते हैं हम चैलेंज उसको। लिहाजा चैलेंज कर रखा है हम लोगों ने, उस पर किसी का कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन जो थोड़ा बहुत पैदा हुआ है वो हुआ कपिल सिब्बल साहब के बयान से हुआ था, लेकिन उसमें भी उन्होंने इस बात को, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है ये, उन्होंने कहा है कि मैंने ये कहा था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये स्टेट असेंबली अगर उसको लगता है, एक्सक्लूसिवली लगता है कि वो बहस कर सकती है, उसको लगता है कि जो गलत हो रहा है वो कानून, तो वो अपने असेंबली में पास कर सकती है, पास करके भेज सकती है आगे। लिहाजा वो उन्होंने तय भी किया है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। केरला तो सुप्रीम कोर्ट में चले भी गए 1311 में। लिहाजा ये आर्टिकल 131 अलाउ करता है उनको कि एक्सक्लूसिव फैसले में वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट इसमें गवाही कर सकते हैं कि साहब ये फैसला ठीक नहीं है, ये मुल्क के किसी एक समाज को, एक वर्ग को अलग किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, छोटे मोटे बयानात हैं लेकिन कंफ्यूजन नहीं है। मैं कहना इतनी जगह चाहता हूं कि सीएए को एनआरसी से मिला के देखना पड़ेगा आपको, और उससे उसका जो कंफ्यूजन है, मुल्क के प्रधानमंत्री ने कुछ और कहा है, लेकिन होम मिनिस्टर जो है कंटिन्यूसली कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। ठीक है, ताहिरा हसन जी, ताहिरा हसन साहिबा, इससे पहले भी कई इस तरह के इशू आए जिस पर अपोजिशन बिल्कुल एक तरह से मुखालफत कर रहा था, अपोजिशन उसके अगेंस्ट था, लेकिन हमने इससे पहले भी देखा कि पूरा अपोजिशन कांग्रेस समेत जो सरकार के इश्यूज होते हैं उस पर एक तरह से अगेंस्ट में होता है, लेकिन अचानक कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा चेहरा निकल आता है जो ऐसा बयान दे देता है कि पूरा इशू डाइवर्ट हो जाता है, वो इशू फिर उस बयान पर जाकर एक तरह से टिक जाता है। इससे पहले भी हमने 3 तलाक पे देखा, 370 पर देखा कि ऐसे ही हुआ था। अब फिर इस इशू में कांग्रेस के मतलब बड़े चेहरे, चाहे कपिल सिब्बल साहब की बात करें, भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, सलमान खुर्शीद की बात करें, अब पूरा इशू डाइवर्ट होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सिब्बल साहब ने, सलमान खुर्शीद साहब ने कहा, ये बिल्कुल दिखाता है कि कांग्रेस इस मामले में बटी हुई है। ये तो हर आदमी कह रहा है कि अब सबको पता है जो थोड़ा पढ़ा लिखा है कि पार्लियामेंट से जो पास हुआ है और सेंटर देती है नागरिकता, इसको किसको नहीं पता। सिब्बल साहब इतने काबिल वकील है तो तब उस वक्त क्यों चुप थे वो? भाई अब तो सुप्रीम कोर्ट के पास है ना, अब डिपेंड्स कि सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आता, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड जो कहेगा वो मान्य होगा। जाहिर है हम अपने इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जिस तरह से, इसीलिए मैंने पहले भी कहा अबू हुरैरा साहब कि अपोजिशन अब लिल्लाह इसको भुनाने की कोशिश ना करे। जिस तरह से जो भी है साफ तरीके से बयानात दे। ये बयान में 4 लोग कहेंगे नहीं हम अपने आप बैन करते हैं और 4 कहेंगे नहीं, आप जनता में ये भ्रम न पैदा करें। आप जो भी अगर आप लड़ रहे हैं तो इसको उसको लड़िए उस तरीके से, आप कहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कह सकते थे सिब्बल साहब कि जाहिर है ये पार्लियामेंट ने पास किया है ये कानून, स्टेट हैज नो राइट नाउ, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ेंगे, हम हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने इस तरह से नहीं कहा, इस मजबूती के साथ, तो आप इस मजबूती के साथ भी नहीं कहेंगे। फिर आपके 4 लोग कहेंगे अरे भाई हम साथ हैं, फिर 3 कहेंगे जो काबिल वकल आया कि नहीं हम नहीं साथ हैं। तो देखिए ये तो बड़ी गलत चीज है, ये एक भ्रम फैलाने की स्थिति है, इसको खत्म करिए। इरशाद साहब, इस तरह के बयानों से भ्रम फैलता है कहीं ना कहीं। कपिल सिब्बल और चिदम्बरम ने पार्लियामेंट के अंदर ही कहा था कि ये कानून गलत है और इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कपिल सिब्बल साहब ने कई बार रिपीटेडली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है सीएए गलत है, इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं और इस पे बहस करेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट स्टेक डाउन कर देगा। आज का नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि ये सही है गलत। लेकिन ये जो भ्रम पैदा किया जा रहा है कि गांधी जी ने कहा था कि हिंदुओं को, जैन को, बुद्ध को, सिख को ले लो, मुसलमानों को छोड़ दो, ये गलत बोल रहे हैं। गांधी जी के बयान में दोनों बार उनका बयान ये है कि मुसलमान, नेशनलिस्ट मुस्लिम भी अगर आना चाहे तो आ जाए। ये बीजेपी वाले नई बात फैला रहे हैं कि गांधी जी ने कहा था
कि सिर्फ हिंदू सिख और जैन को ले लो, बाकी को छोड़ दो। ये नहीं कहा था कभी गांधी जी ने। और गांधी जी का जो मारने वाले लोग थे, मालूम है कौन लोग थे वो लोग। और 30 जनवरी 1948 का इंतकाल हो गया उनका, लिहाजा उसके पहले जो बयान दिया था उन्होंने, तब कहां प्रोसिक्यूशन था वहां पे। नहीं, ठीक है इरशाद साहब, लेकिन जो बात ताहिरा जी ने कही कि कंफ्यूजन अगर पैदा होता है अपोजिशन की तरफ से, तो आम जनता के लिए जो सड़कों पर उतरे हुए जो प्रोटेस्ट करें उनके लिए मुश्किल हो जाती है। मैं अनीता अग्रवाल जी आपके पास आना चाहूंगा। अनीता जी, जब इस तरह से होता है, मतलब एक कंफ्यूजन जब पैदा होता है अपोजिशन में, तो सरकार को सीधा सीधा उसका फायदा होता है। जिस तरह के बयान अब कांग्रेस में आ रहे हैं, ये एक राहत की खबर बीजेपी के लिए भी है। अनीता जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अबू जी, कांग्रेस ने, मैंने शुरू से कहा है, कांग्रेस हमेशा भ्रम फैलाती है, उसका काम है भ्रमित करना। जब देखती है कि अब जनता जो है सरकार के साथ खड़ी है तो भ्रम पैदा कर देती है। जब देखती है जनता ऐसे, वो केवल अब उसको ये समझ में आ रहा है कि सरकार के साथ जनता खड़ी है, तो अपने आप को बचाने के लिए भ्रमित करती है। यहाँ पे हमको शुरू से उनका इतिहास रहा है। नहीं, जनता सड़क पे नहीं खड़ी है जनाब, ये कुछ लोग हैं जो भ्रमित कर रहे हैं, वो खड़े हैं। आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, अनीता जी, अब कुछ लोग अनीता अग्रवाल जी, अनीता अग्रवाल जी, इन्हें कुछ लोग मत कहिए। जनता डरी हुई है, महात्मा गांधी जनता डरी हुई है, महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने ये बात कही थी, समझिए, पाकिस्तान में कभी नहीं। महात्मा गांधी ने सबके लिए कहा था, उन्होंने कहा था मुस्लिम भी आना चाहे तो आ सकते हैं। उन्होंने ये प्रार्थना सभा में कही थी ये बात। आप चाहे तो अपना इतिहास खोल कर देख लीजिए, 26 सितंबर 1947 में ये बात कही थी। एक गलत नहीं कहा, आप पहले उसको पढ़िए। कहा ये कहा था उन्होंने, जो भी आना चाहे उसमें मुस्लिम का जिक्र किया था उन्होंने। भारत आ सकते हैं अगर वे नहीं, तो इसमें तो मसला ही नहीं। अनीता अग्रवाल जी, मैं अनीता अग्रवाल जी, अनीता अग्रवाल जी, अनीता अग्रवाल जी, भारत सरकार का कर्तव्य है। अनीता अग्रवाल जी, अनीता जी, अनीता जी, अनीता अग्रवाल जी, अनीता जी मुझे सुन रही है? अनीता अग्रवाल जी, विवेकानंद ने कहा था। अनीता जी मुझे सुन पा रही है? अनीता जी, अनीता अग्रवाल जी, अनीता अग्रवाल जी, ये तो इशू ही नहीं है। सीएए के तो कोई खिलाफ नहीं है। अफजल अब्बास साहब ने, ताहिरा जी ने, इरशाद साहब ने, सबने कहा कि इसके खिलाफ नहीं। जो बात गांधी जी ने कही थी, ठीक है, अच्छी बात है। और ये पहले से भी हमारे यहां रहा है कि जो लोग मजबूर परेशान हैं उन्हें नागरिकता मिलती रही है, तो इसके तो कोई खिलाफ ही नहीं है। लेकिन सवाल सरकार के एनआरसी के इशू पर खड़ा हो रहा है कि पूरा मुल्क एक बार फिर से लाइन में खड़ा हो जाएगा, पूरे मुल्क को फिर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। सवाल इस बात पर उठ रहा है। मैं अफजल अब्बास साहब आपके पास आना चाहूंगा। अफजल अब्बास साहब, पहली बात तो अफजल अब्बास साहब ने, अनीता जी बात हो गई, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अफजल अब्बास साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं दोबारा से आऊंगा, मैं दोबारा से आ रहा हूं अनीता जी। अफजल अब्बास साहब, देखिए, कंफ्यूजन चाहे सरकार में हो, कंफ्यूजन चाहे अपोजिशन में हो, लेकिन आवाम कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। आवाम को मुश्किलात का सामना है, आवाम आज सड़कों पर है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल 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 मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि आवाम जो परेशान है। देखिए, सीए पे जहाँ तक एतराज़ की बात हो, सिर्फ मुसलमान लफ्ज़ अगर जोड़ दिया गया होता तो मैं समझता हूँ कि एतराज़ नहीं होता। उसको भी दरकिनार कर लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मैं तो कह रहा हूँ कि जितने, हर आदमी, हिंदुस्तान के 125-30 करोड़ आवाम ये कहती होगी कि जो लोग भी आए हैं, जो लोग मजलूम है, जो लोग मजबूर है, उनको दीजिए से इनकार का। लेकिन सीए में जो ऐड किया कि एक 5 कम्युनिटी को, 5 रिलीजन के 5 कम्युनिटी को आपने जोड़ा, एक कम्युनिटी को छोड़ दिया, ये एतराज का विषय बना हुआ। लेकिन उसके फौरन बाद सीए की जो बात आई है, ये कहीं ना कहीं तशवीश में मुब्तला पूरे देश। नहीं, ठीक है अनीता जी, अफजल अब्बास साहब, मैं दोनों लोगों को रोकना चाहूंगा। इस बीच मेरे साथ महमूद पराचा साहब, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, जुड़ चुके हैं और इस मुहिम से बड़ी मजबूती से जुड़े हुए महमूद पराचा साहब मेरे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। महमूद पराचा साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है, काफी देर से आप जुड़े। लेकिन महमूद पराचा साहब, मैं सीधे आपसे सवाल करना चाहूंगा कि इस पूरे इशू की अगर आईनी हैसियत की हम बात करें, शहरियत तरमीमी कानून जो है सीएए, इसकी संविधानिक हैसियत क्या कुछ देखते हैं? कई जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि हम इसके खिलाफ रेजोल्यूशन लाएंगे, पंजाब और केरला लेकर आए हैं। लेकिन अगर इसके हम
जिस तरह से अब सवाल खड़े हो गए, कपिल सिब्बल का बयान आता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आता है, तो सवाल अब खड़ा हो रहा है इसके आईनी हैसियत पर। इसे कैसे देखा जाए पराचा जी? देखिए, मैं बहुत दिन से ये बात कहता आ रहा हूं कि आरएसएस के बहुत सारे लोग अलग अलग पार्टियों में हैं। कल कपिल सिब्बल साहब ने और सलमान खुर्शीद साहब ने कह के अपना आरएसएस का जो कनेक्शन है वो जाहिर कर दिया है। अब जब ज्यादातर सरकारें ये बात पे आमादा हैं, ये कहें कि ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है और हम इसके खिलाफ रेजोल्यूशंस पास कर रहे हैं असेंबली में और हम इसको मानने से भी इनकार करेंगे, और उसके लिए केरला की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी लगा दी। तो अब आरएसएस के लोगों ने क्या सोचा कि कुछ ऐसे लोग जो कि हमारी तरफ नजर आते हैं, जो कि ऐसा नजर आता है कि वो सीए के खिलाफ लोग हैं, उनसे ही एक ऐसी स्टेटमेंट दिलवा दी जाए गलत तरीके से। इसी सिलसिले में कपिल सिब्बल साहब और सलमान खुर्शीद साहब से आरएसएस के लोगों ने ऐसा बयान दिलवाया है, क्योंकि वो इस प्रकार के लोग अपने हर पार्टी में रखते हैं। तो इसमें मैं कानूनी नजरिया बताना चाहता हूं सबसे पहले, और कपिल सिब्बल साहब और सलमान खुर्शीद साहब इसका जवाब देना चाहें तो वो मोस्ट वेलकम है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि ये सीएए पास करने से, क्योंकि इसमें लॉ एंड ऑर्डर भी इन्वॉल्व है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो किसी भी सरकार से इसके बारे में सलाह ली गई थी ये बिल पास करने से पहले? इसका जवाब है नहीं। क्या किसी कंसल्टेटिव कमेटी से, क्या पार्लियामेंट्री कमेटी में इसको रख के डिस्कशन की गई थी? इसका जवाब है नहीं। अब इसके नतीजे में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आनी है वो तो स्टेट्स को देखनी है ना, स्टेट का सब्जेक्ट होता है वो। तो इसलिए बगैर इस तरीके से ये भी एक वजह है आईनी तौर पे इसको चैलेंज करने की। तो शायद कपिल सिब्बल साहब जो कि माहिर हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि ये गलत सलाह है, और सलमान खुर्शीद साहब भी एक बड़े वकील हैं, अच्छी तरह से जानते हैं गलत सलाह है, जानबूझ के सलाह दी है आरएसएस को और बीजेपी को और अमित शाह साहब को मदद कराने के लिए, क्योंकि वो अब चारों तरफ से फंस चुके हैं। ये सरकार अगर इसकी आईनी ताकत समझती तो क्या इस तरीके से एक ऐसा डराने का काम करती? दिल्ली गवर्नमेंट ने देखिए कि ये कह दिया कि एनएसए अब पुलिस को ताकत दे दी, मतलब दिल्ली क्या पुलिस स्टेट बन गई है? ये ताकत एनएसए लगाने की तो ऑलरेडी कानून में होती है, एलजी साहब को है और सरकार को होती है, मगर सिर्फ लोगों में दहशत फैलाने के लिए, क्योंकि कानूनी जवाब उनके पास कोई नहीं है बताने के लिए, एक झूठी एक ऐसी और शुरू कर दी कि हम पुलिस राज ही बना देंगे, पुलिस को ये ताकत दे देंगे कि एनएसए लगाने लगो। तो ये अजीब बात है। क्या गवर्नर साहब के पास टाइम नहीं है, या गवर्नर साहब और जो सरकार है उसके पास टाइम नहीं है इस बात का कि एनएसए की बात वो सुन सके? क्या चाहते हैं ये लोग? कोई डरने वाला नहीं है। इस वक्त पूरा जो भारतवर्ष है जाग चुका है, खास तौर पे एससी एसटी ओबीसी इस बात को समझ चुके हैं कि ये मुसलमानों से भी ज्यादा ये एससी एसटी के खिलाफ है, क्योंकि एससी एसटी अपना कोई कागज नहीं दिखा पाएंगे। मेजॉरिटी उनकी ऐसी है जिन्होंने कभी, उनके पास 1 इंच जमीन तक का नहीं है, उनके पास से रिजर्वेशन छीन लेना चाहते हैं। तो सड़कों पे आज जो है एससी एसटी भी हमसे ज्यादा है, मुसलमानों से ज्यादा। तो इसीलिए सरकार डर के अपने वो हथियार यूज कर रही है जो कि छुपे हुए हथियार थे, लेकिन उनके चेहरे बेनकाब होंगे किसी भी हालत में। जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, जनता की अदालत, जो कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट से भी बड़ी अदालत है, उसने नकार दिया है सीएए को और एनआरसी को और एनपीआर के इस तरीके को। तो सरकार को यह चाहिए अपनी गलती माने और जनता के सामने सर झुकाए। ठीक है, अनीता अग्रवाल जी बीजेपी से जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, दूसरा सवाल आपसे लूंगा महमूद साहब। अनीता अग्रवाल, सबसे बड़े सरकार नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री की इतनी, पहले सुन लीजिए जनाब, प्रधानमंत्री की इतनी योजनाएं रही जो गरीबों ने ही उठाई है, ऐसा तो नहीं वो अमीरों ने लिए है। शौचालय गरीबों ने लिए, आवास गरीबों ने लिए, आयुष्मान गरीबों ने लिए, रसोई की योजना गरीबों ने ली, बिजली की गरीबों ने ली। तो बिना किसी आधार के, बिना किसी कार्ड के ले ली गई क्या? उनके पास कोई आइडेंटिफाइड नहीं था, बिना आइडेंटिटी के ले ली गई। अब आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये हमारे यहाँ जो भारत का है उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डरे वो जो भारत का नहीं है, जो घुसपैठी है। नहीं, डर कोई नहीं रहा। डर सिर्फ कंफ्यूजन की वजह से अनीता जी, डर सिर्फ कंफ्यूजन की वजह से, जिस तरह से कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है अनीता अग्रवाल जी, डर कंफ्यूजन की वजह से, डर कंफ्यूजन की वजह से आज लोग सड़कों पर है, वो कंफ्यूजन की वजह से है। जो अलग अलग बयान सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं उसकी वजह से लोगों में डर है। मैं महमूद पराचा साहब बहुत देर से मेरे साथ जुड़े, मैं उन्हीं से एक सवाल और ले लेता हूं। महमूद पराचा साहब, जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि जो अलग अलग स्टेट है वो अपने यहां इसे
लागू नहीं कर सकती। मैं सिर्फ कानूनी पहलू समझना चाह रहा हूं कि जो स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें तो दूसरी रियासतें इसे लागू कर सकती या नहीं, या नकार सकती है वो? अगर पार्लियामेंट में पास हुआ देखिए, है, नकार तो सकती कैसे नहीं, होगा? नकार दिया है ऑलरेडी। थोड़ी देर रुक यही हम आपको बता रहे हैं, पार्लियामेंट नकार में दिया पास है। होने के बाद कानून तो सबको मानना पड़ता है। जी महमूद पराजा साहब कंटिन्यू कीजिए। जब अब मैं आपको नकार सकती नहीं है, नकार दिया है। केरल की सरकार ने, तमिलनाडु की सरकार ने, वेस्ट बंगाल की सरकार ने, उड़ीसा की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, पंजाब की सरकार ने, इतनी सारी सरकारों ने नकार दिया है। अभी झारखंड की सरकार जो अभी चुन के आई है, अभी नकार दिया है। नहीं हुआ है। अब केंद्र के पास क्या ताकत है? तौर पर नहीं हुआ है तो जबानी जमा खर्च हो रहा है तमाम स्टेट की तरफ से। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। तो संविधान से ऊपर सरकार कोई नहीं सरकार है। भी तो संविधान जमानी के जमा खर्च अनुसार कर रही है। सबको इसको मानना संविधान के अधिकार ऊपर है कोई उसका। नहीं है। सरकार उसका कर्तव्य नरेंद्र है। मोदी जी, यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं और योगी जी हैं, वो भी संविधान से ऊपर नहीं है। हम भी यही कह रहे हैं। तो संविधान को मत तोड़िए, संविधान को मत तोड़िए, संविधान को मत तोड़िए। ऊपर कोई नहीं इस देश की नागरिकता छीनने की ताकत कुछ नहीं है। अमित शाह जी ये बोलते हैं, संशोधन होते रहे थोड़े। ये चिल्लाने से काम नहीं होगा। आप इनकी आवाज बंद करें, मेरी बात आपके सुनिए। पास अनीता जी सुनिए। ये चिल्लाने से नहीं चलेगा ना, चिल्लाने से नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि वो विपक्ष के सुन लोग नहीं है। सकते नहीं। उस समय तो विपक्ष के लोग बोले। ठीक है अनीता अग्रवाल जी, थोड़ा सुनिए, थोड़ा ऑडियो डाउन कर दिए। महमूद पराचा साहब बहुत देर से जुड़े हमारे साथ, हम उन्हें सुन लेते हैं। महमूद पराचा साहब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी 2 दिन के बाद इस पर सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ हो सकता है आगे? तकरीबन 60 से ज्यादा अर्जियां दाखिल की गई इसके खिलाफ। देखिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने उनकी बात मानने से मना कर दिया है, तो उनके पास भी तो रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट चले जाए उनको मनवाने के लिए। ये बात क्यों नहीं करते? ये जो अपने लोगों से ऐसी स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं कपिल सिब्बल साहब से और सलमान खुर्शीद साहब से, ये चलने वाला नहीं है। समझ लें, वो चले जाएं सुप्रीम कोर्ट और डायरेक्ट करवा लें सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि फॉलो करें। उनके पास एक स्ट्रांग केस है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। इतने सारे नागरिक जो हैं उनकी नागरिकता छीनने की कवायद हो रही है। ये ऐसे कौन सी इलेक्टेड गवर्नमेंट है? वो भी विल ऑफ द पीपल है सारे। और झारखंड की सरकार तो अभी जीत के आई है और ये मुद्दा था चुनाव में। तो अब भी मोदी जी को, इसमें दरअसल बात यह है, मोदी जी और अमित शाह जी अब इसको अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए और इसको विड्रॉ करना चाहिए, जनता के सामने सर झुकाना चाहिए। यही एक करेक्ट तरीका होगा। सब पढ़े लिखे ठीक है, लोग हैं। मैं ताहिरा जी मैं छोटा सा जनता देखिए नहीं देंगे, मसला नहीं देंगे तो उनके ऊपर है। क्या जनता की आवाज को नकारना चाहते हैं तो फिर नहीं करें, हम क्या कह सकते हैं? ताहिरा हसन साहिबा, स्टेटमेंट दे देंगे या आपके कहने पे हम स्टेटमेंट दे देंगे? ठीक है अनीता जी, बात हो गई। अनीता जी आपकी बात हो गई। जनता बिल्कुल नहीं देंगे। जनता की आवाज पे अगर प्रधानमंत्री जी नहीं देंगे, उनकी मर्जी है। ठीक है, नहीं मैं ताहिरा हसन साहिबा, जनता की आवाज नहीं मानना चाहते प्रधानमंत्री तो ये उनकी मर्जी है। मसले का हल हम निकल क्या कह आएगा? सकते हैं इसमें? जी अबू राना जी सवाल रिपीट करिए अपना, मैं सुन नहीं पाई। ताहिरा जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अलग अलग स्टेट जो अपोजिशन यहाँ पर अदर्स पार्टियों की सरकारें, उन्होंने कहा है कि हम इसे नकार देंगे, हम अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे। क्या उससे मसले का हल निकल आएगा? जी नहीं, बिल्कुल है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से ही होगा ये। मैंने यही कहा कि कपिल सिब्बल साहब और लोगों ने जो कहा वो शर्मनाक है। एक तरफ आप आपके स्टेट का सीएम कहता है जहां आपकी सरकारें हैं कि हम इसको नहीं करेंगे, दूसरी जगह आप कहते हैं नहीं, पार्लियामेंट से पास है, कॉन्स्टिट्यूशनल इसका वैलिड है ये। तो आपको तो ये कहना चाहिए था कि हम कोर्ट में, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है, वहां पे हम ये लड़ाई लड़ेंगे। हमें यकीन है अपने कोर्ट पे, वहां से जो आएगा वर्डिक्ट आएगा, वही वर्डिक्ट होगा। तो इस तरह से कपिल सिब्बल साहब ने कहा। मैं अनीता जी का 1 सेकंड लूंगी। जो अभी इन्होंने कहा, लोगों में डर है, क्योंकि आसाम की पहली सीएम जो है वो बाहर है एनआरसी की, क्योंकि कर्नल सलाउद्दीन जिन्होंने हेड ऑन लिया था पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में, वो बाहर है। तो लोग डरेंगे, भाई जाइए, रीच टू द पीपल, जनता के लोगों के पास जाइए, बताइए। डर तो इसी वजह से आसाम की मिसाल लोगों के सामने, इस वजह से लोगों में डर और खौफ है। और जाहिर सी बात है, अगर अपोजिशन में इस तरह का कंफ्यूजन होगा तो अवाम में कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा।
अपोजिशन को एक तरह से मुत्तहिद होना चाहिए और सरकार को भी अब इस मसले का हल निकालना चाहिए। एक लंबा वक्त गुजरता जा रहा है, अब इस पर सरकार को भी सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए महमूद पराचा साहब, अफजल अब्बास साहब, डॉक्टर अमित सिंह जी, इरशाद अहमद साहब, अनीता अग्रवाल जी और ताहिरा हसन साहिबा, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।